हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल। प्रमोद, राम राम जी, कोमल वेरी गुड इवनिंग, सुमित्रा जी वेरी गुड इवनिंग, एंड उषा जी हेलो, हाय। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा, वो मैंने आप लोगों को पार्ट 4A तक करा दिया था। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों का। यानी मौलिक कर्तव्य का जो सिस्टम है वो हम खत्म कर चुके थे, और जो 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसको मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ लेना। ओह, कोई दिक्कत नहीं प्रमोद जी, समय की व्यस्तता इतनी हो ही जाती है कि जरूरी नहीं अब हमेशा लाइव देख पाए, बट कोई नहीं, मोस्ट वेलकम। अब हम जो चलेंगे, अरे न्यायपालिका में भी आ गए थे क्या हम लोग? कहाँ था टॉपिक हमारा भैया जी? थोड़ा देख तो लें कहाँ है, ये पता चले कि जो हो गया है वो भी करवा दिया जाए। न्यायपालिका से स्टार्ट करना हमें, है ना? मतलब ये टॉपिक हुआ नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। मेनपाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा टॉपिक है हमारा न्यायपालिका, और इस न्यायपालिका में हमें कोड पढ़ने हैं। पहले आपको समझना है कि भारत के संविधान के चैप्टर नंबर जो 5 है, पार्ट 5, उसमें तो आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, और जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें आप लोगों को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 124 में जब हम आएंगे तो वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कहता है। 214 में हाई कोर्ट के बारे में, और 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करता है। हमसे एक सवाल पूछा गया कि बताइए भारत की वो संस्था कौन सी है जिसके बारे में पिरामिडिकली स्ट्रक्चर दिखा रखा हो, मतलब पिरामिड का स्ट्रक्चर दिखा रखा हो? तो आंसर मिलेगा न्यायपालिका। न्यायपालिका के केस में ही हम लोग पिरामिडिकल का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। अशोक दीक्षित जी वेरी गुड आफ्टरनून। अब सवाल कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर आप देखो तो वो नीचे है बेटा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ जाते वक्त ये वाला जो हिस्सा है वो छोटा होता जा रहा है, और नीचे की तरफ आते वक्त ये हिस्सा बड़ा होता जा रहा है। तो आप ये बता सकते हो कि ये नीचे वाला हिस्सा बड़ा क्यों है और ऊपर की तरफ वो छोटा होता क्यों जा रहा है, उसका एरिया छोटा होता क्यों जा रहा है? तो आपने आंसर करना है सर नंबर। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं कंपैरेटिवली हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट नंबर वाइज ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट सर एक ही है, इसीलिए नंबर के हिसाब से बेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बड़ा होगा, उससे कम और फिर सबसे कम। यही वजह है कि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी शुरुआत कब से हुई, मतलब इनकी हिस्ट्री क्या है? सर हिस्ट्री जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या स्टार्ट हो रहा है? ये हाई कोर्ट स्टार्ट कैसे हो रहा है? एक मिनट रुकिए।
ओके, तो सर अब सुप्रीम कोर्ट की कहानी पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जर्नी है वो रेगुलेटिंग एक्ट (1773) से स्टार्ट होती है। अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट पे जाओगे तो देखिए दो चीजें पढ़ने को आपको देखने को मिलेगी। पहला तो सर जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन गया। दूसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कही। अच्छा देखो, जब एक्ट आता है, जब अधिनियम आता है तो उसने कहा कि हम बनाएंगे, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही बन जाएगा, बनने में समय लगेगा। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बना वो 1774 में जाकर के बना है। और ये सुप्रीम कोर्ट बना कब, कहां है सर? ये बना है कलकत्ता के अंदर, तो इसे आप कहोगे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। अब बेटा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो इसमें तो चीफ जस्टिस भी होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश जिसे आप लोग कहते हो। तो आप बता सकते हो कि भाई अंग्रेजों का ब्रिटिश भारत में जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई सन 1774 में कलकत्ता में, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? आंसर कर जाना है आपने, इलिया इम्फे। ये है मुख्य न्यायाधीश। टोटल 4 थे जिसमें से मुख्य न्यायाधीश ये थे। 1774 से सर जो कहानी हमारी आगे बढ़ी, जब भारत के संविधान का जो सबसे बड़ा आधार है जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं, इसी अधिनियम में सबसे पहले बात यह आई कि खुद का भारत का खुद का सुप्रीम कोर्ट, जिसे फेडरल कोर्ट बोला गया, और सर भारत के संविधान के लागू होने के ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट की बेंच, सुप्रीम कोर्ट की शाखा, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अट्ठाईस जनवरी 1950 से सर वॉइस चेंज लग रही, बिल्कुल चेंज लग रही है क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है बच्चे। आवाज जो है थोड़ा फटे हुए ढोलक की तरह लगेगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना मेरी वॉइस के साथ। कम से कम 2-4 दिन तो एडजस्ट करना ही करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले 2-4 दिन में ठीक होने वाला है। मंडे तक मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाना चाहिए, बट अभी भी समस्या कुछ बनी हुई है। तो 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली में स्थापित कर दी गई। तो यानी भारत की संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद की बात हो रही। ठीक है, आप समझिए 1950 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, 2023 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके स्ट्रक्चर में तो फर्क आ चुका होगा। 1950 में सर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, और इसे न्यायाधीश ना कह करके इसे न्यायमूर्ति कहेंगे हम लोग। यहाँ पर न्यायमूर्तियों की संख्या 8 थी, और आज हमारे पास 2023 में न्यायमूर्तियों की संख्या 34 है। इस 8 का मतलब है कि इसमें एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 7 होंगे अन्य जज। और ये ध्यान रख लीजिएगा, इसे हम जज नहीं बोलेंगे, इसे हम जस्टिस बोलेंगे, क्योंकि ये न्याय करता है, न्यायमूर्ति। हाई कोर्ट वगैरह में न्यायाधीश होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मतलब न्यायमूर्ति। ये अपने आप में न्याय की मूर्ति के समान है। सोचिए कि इनको हम न्यायमूर्ति कहेंगे, न्यायाधीश नहीं। तो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस होएगा, तो यहां ध्यान रख लेना है कि इंडिपेंडेंट भारत का, स्वतंत्र भारत का,
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें हमें आंसर करना है सर हीरालाल कानिया जी जो हैं, वो होंगे मुख्य न्यायाधीश। 7 अन्य होंगे, लेकिन आज जो 34 हैं, इस 34 में से 33 प्लस 1, और ये हैं सर जस्टिस, क्या एस वाई चंद्रचूड़ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एन वाई जस एस वाई जो भी है। कि सर पहले तो 8 थे, समय के साथ ये 34 हो गए, तो इसका मतलब है कि 26 नए जज समय के साथ ऐड होते गए। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को जोड़ना है तो इसके लिए किसके पास शक्ति है? आप बड़े जोर शोर से बोलेंगे कि सर ऐसी शक्ति संसद के पास होती है। नए न्यायाधीशों को बनाने के पावर है सुप्रीम कोर्ट में, नंबर ऑफ जस्टिस को बढ़ाने की जो पावर है वो संसद के पास है। तो संसद को अगर कल को लगे कि 34 की जगह 40 करना है तो कर देंगे, 40 की जगह 400 करना है तो भी कर देंगे। कहानी क्लियर? तो पहले से लेकर के अब तक की कहानी क्लियर बच्चे? जी सर, बढ़ो आगे। अब सर मुझे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जज आते कैसे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे आते हैं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालो, समझो। ये बच्चा है अपनी सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक है मुख्य न्यायाधीश, 4 हैं न्यायाधीश, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश है जिसे आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य होंगे न्यायमूर्ति या जिसे हम कहेंगे जस्टिस। तो आपको टोटल यहाँ न्यायमूर्ति कितने दिख रहे हैं? 5, ठीक है। अब सर कोई एक व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बनना चाहता है, अब ये बताओ वो कैसे बनेगा? इसकी जो कंडीशन बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर उस व्यक्ति ने 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में, इन एनी हाई कोर्ट, अगर अपनी सेवा जज के रूप में या न्यायाधीश के रूप में दे रखी हो तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक हो जाता है। ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी कंडीशन पूरी कर दीजिए। कोई व्यक्ति जिसने 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में अगर सर्विस दे रखी हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में बन जाएगा, कंडीशन जस्टिस बनने का। तीसरी कंडीशन ये है कि वो कानून का जानकार हो, और ऐसा उसको किसके सामने लगता हो, वो कानून का जानकार हो, और ऐसा लगता हो किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने, यानी भारत के राष्ट्रपति को लगे कि वो कानून का जानकार, ऐसा भारत के राष्ट्रपति को लगना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। तो इनमें से कोई कंडीशन के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन से वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब क्या होगा, अब यहां से बेटा एक संस्था की शुरुआत होती है। साल 1992 में कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।
इस कॉलेजियम व्यवस्था का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो 2 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यानी 3 लोगों का ग्रुप मिलकर के ही 3 लोगों का ग्रुप मिलकर के ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपना योगदान देंगे या अपनी रिकमेंडेशन देंगे, अपनी सिफारिश देंगे। लेकिन सॉरी, ये 1992 की जगह 93 कर लो, लेकिन 1998 में इसी कॉलेजियम को बढ़ा करके 5 कर दिया गया। पहले यहां 3 थे, अब इसी को बढ़ा के 5 कर दिया गया, जिसमें एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 होंगे सीनियर मोस्ट जज या जस्टिस। तो इन 5 लोगों का ग्रुप अब तय करेगा कि किसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायमूर्ति बनाया जाए। तो ये जो 5 लोगों का जो ग्रुप आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं न्यायमूर्ति। इन 5 में से बताओ कितने लोगों ने हाँ करना चाहिए? आप खुद सोचो। सर मेजोरिटी हाँ करे, मेजोरिटी मतलब 5 में से 3 लोग अगर ये कह दें कि फलाना बंदा सही है सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, तो सर मेजोरिटी आ गई। अब सर ये मेजोरिटी इस नाम की सिफारिश को चीफ जस्टिस के थ्रू भारत के राष्ट्रपति को देंगे, और भारत के राष्ट्रपति को अगर केंद्र सरकार से ग्रीन झंडी मिल गई तो राष्ट्रपति इस व्यक्ति को नियुक्ति दे देगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। अब ये बंदा सुप्रीम कोर्ट का देखिए न्यायाधीश बन गया। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1998 में हमने कॉलेजियम की संख्या बढ़ा दी, साथ में 1998 में आप ये भी बात कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सीनियर मोस्ट मेंबर, जो वरिष्ठ सदस्य होगा, केवल उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। अब ये बंदा जो यहां आ गया है, क्या समय के साथ ये सीनियर मोस्ट मेंबर हो सकता है? क्या ये व्यक्ति जो यहाँ आया क्या यहाँ पहुंच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता है सर। और बेटा अगर यहाँ पहुंच गया तो साफ है, उसके बाद तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया तो सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम दिलाते हैं शपथ। तो इसको जो शपथ दिलाई जाएगी वो दिलाई जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आने क्लियर? जी सर। ये तो बात होगी बेटा आने की, कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो कैसे आते। अब यहां से अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, मतलब इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा बताओ। चलो बहुत अच्छी बात चढ़ी है कोमल, क्लियर होना भी चाहिए। अब सर आ तो गए हैं ना जज, अब हटेंगे कैसे थोड़ा ये भी बता दो, यानी इनके पद की रिक्ति कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होंगे सबके बारे में बात हो रही है कि इनकी रिक्ति कैसे होगी। तो रिक्ति के लिए कंडीशन जो बताई गई है, सबसे पहले तो सर इनकी रिटायरमेंट होगी। इनके एक रिटायरमेंट एज है,
कितनी रिटायरमेंट एज है बेटा? 65 वर्ष। अगर कोई भी जज 65 वर्ष की आयु पूरी कर जाता है तो वो हट जाएगा, मतलब पद की रिक्ति हो गई। दूसरा कंडीशन ये बोला गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा किसको जाएगा? नियुक्ति किसने दी है? राष्ट्रपति ने, तो उसका मतलब इस्तीफा भी जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। तीसरी कंडीशन है कि उसको हटा दिया जाए। हटाने की जो प्रक्रिया है सर हमें कुछ वैसे ही लगती है जैसे महाभियोग हो, तो इसलिए कई बार हम ये कह देते हैं कि यार, इसलिए कई बार हम लोग ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो एक तरीके से महाभियोग से ही हटते हैं। और चौथी कंडीशन सबके मामले में सेम रहती है, वो है मृत्यु। अब इस महाभियोग वाली कंडीशंस को थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं कि महाभियोग कैसे लगता है किसी पे। सर एक जस्टिस है जिसका नाम है एन रामास्वामी। मैं घटना बता रहा हूं 1992-93 के आसपास की। इस व्यक्ति के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, मतलब न्यायमूर्ति है, जस्टिस है ये। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने फर्नीचर का जो है वो घोटाला किया है। फर्नीचर का मामला, मतलब सुप्रीम कोर्ट में होते हैं ना, फर्नीचर लेने होते हैं। जो फंड दिया गया था उस फंड में हमने देखा कि भाई इसने कुछ गड़बड़ी की, मतलब इसने घोटाला किया। तो इसके लिए उस व्यक्ति के खिलाफ जो है, जो सांसद होगा कोई भी, अब लोकसभा का है तो लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के अंदर एक बिल लेकर के आएगा जिसे बोला जाएगा कि हम लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए बिल लेकर के आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जज के खिलाफ जो आरोप लगेंगे वो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो ये चीज साबित हो चुकी है कि उसने कोई गड़बड़ी की है, जिसे हम कहते हैं साबित कदाचार, या फिर इसे कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर। या तो आपकी अपनी रिपोर्ट में साफ दिख रहा हो, या फिर दूसरा कारण हो उसकी असक्षमता, यानी इनकैपेसिटी। या तो आप कहोगे सर वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, या आप कहोगे इनकैपेसिटी। इन दो के बेस पे ही सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चलता है। अब यहां से अगर एमपी लोकसभा में बिल लेकर के आ रहा है तो लोकसभा के अंदर 100 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए तो ही ये बिल आएगा। 100 सदस्यों के समर्थन के साथ बिल जब ये लोकसभा में आएगा तो लोकसभा का जो हेड होता है, जिसे हम स्पीकर कहेंगे, वो 3 सदस्यों की सर एक कमेटी बनाएगा। और इन 3 सदस्यों की समिति में पहला जो व्यक्ति होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन था? ये सिंपल जस्टिस था, इसका मतलब अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। और अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता तो फिर जस्टिस आता किसका? सुप्रीम कोर्ट का बेटा। किसी भी हाई कोर्ट का फिर चीफ जस्टिस होता। और तीसरा सर कोई भी वो व्यक्ति जो कानून का जानकार हो। इन 3 सदस्यों की समिति बनती। 3 सदस्यों की समिति क्या बनाती? रिपोर्ट। रिपोर्ट किसको जाती? जिस सदन ने उसको बनाया है, लोकसभा ने। लोकसभा में क्या होती? चर्चा। चर्चा के बाद क्या होता? वोटिंग। और वोटिंग कैसे पास होने चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी पार्ट 2, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ये बिल पास होना चाहिए। तो ये बिल लोकसभा से उठ करके कहां जाएगा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा भी कैसे पास करेगी? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से। यहां से भी बिल पास हो गया, ये बिल कहां जाएगा? लोकसभा के पास।
लोकसभा से कहाँ जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको हटा देगा। क्या एन रामास्वामी हटा था? नहीं सर, रिपोर्ट साफ ये कहती है कि उसने गड़बड़ी की थी। लेकिन सर जब लोकसभा में ये बिल गया, जब उस पर चर्चा हुई, जब वोटिंग हुई, तो वोटिंग के अंदर जो कांग्रेस थी वो वॉकआउट कर गई, बाहर निकल गई, उसने वोट में हिस्सा लिया ही नहीं। और अगर क्योंकि वो वोट में हिस्सा नहीं लेंगे तो इस बहुमत से ये बिल कभी पास हो ही नहीं पाएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद होना, और वोटिंग का मतलब होता है मौजूद वो लोग जो वोटिंग कर रहे हैं, उनका 2/3। तो कांग्रेस के वॉकआउट करते ही वो बिल जो है क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पास नहीं होगा। तो इसलिए वो एन रामास्वामी बच गया। अब आप कहोगे सर अगर यही बिल राज्यसभा में आता तो फिर बेटा राज्यसभा के अंदर 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 50 सदस्यों के समर्थन के साथ ये बिल कहां आता, राज्यसभा में। राज्यसभा का हेड कौन है, राज्यसभा का हेड है सभापति, चेयरमैन। वो सभापति क्या करता, 3 सदस्यों की समिति बनाता। 3 सदस्य कौन, सेम। यही 3 सदस्य क्या करते, रिपोर्ट बनाते। रिपोर्ट बनाकर किसको भेजते, राज्यसभा को। आप देखिए रिपोर्ट उसी को जाएगा जिस सदन ने वो समिति बनाई है। राज्यसभा प्रेजेंट वोटिंग से पास करके किसको भेजती, लोकसभा को। लोकसभा 2/3 से बिल पास करके किसको भेजता, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या कर देता, हटा देता। हटाए या ना हटाए उसकी मर्जी है। तो चाहे लोकसभा में लेके आओ चाहे राज्यसभा में लेकर के आओ, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हटेगा। तो बेटा ये बताओ ये प्रक्रिया आसान है क्या, ना सर कतई मुश्किल है ये तो प्रक्रिया। प्रक्रिया क्योंकि मुश्किल है इसलिए आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा न्यायाधीश नहीं है जिसके ऊपर महाभियोग लगा हो, ये थोड़ा समझिएगा आप। तो यहां तक, अरे नहीं नहीं ठीक है अशोक जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। अरे ऐसी बात होती तो क्लास थोड़ी ले पाते, ठीक है अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग। देखो हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर के हटा दिया, अब हाई कोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। हाई कोर्ट की पहले कहानी पे बात करते हैं सर। संविधान के 214 में हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है। हाई कोर्ट की हिस्ट्री पे जब हम चलेंगे तो पता चलेगा कि एक कानून बनाया गया था, भारतीय काउंसिल अधिनियम, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हाई कोर्ट बनाने की बात आई। तो जिस तरह से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बना आपका 74 में है, उसी तरह से एक्ट 61 का है, हाई कोर्ट बने हैं 1862। पहला हाई कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट, दिस इज द फर्स्ट हाई कोर्ट। और क्योंकि सर ये फर्स्ट है इसलिए भारत में ये सबसे ओल्डेस्ट भी है। आज के टाइम पे कलकत्ता हाई कोर्ट है, बिल्कुल है, उसका मतलब सबसे पुराना हुआ। कुछ दिनों के बाद बंबई हाई कोर्ट बनाया गया, कुछ दिनों के बाद मद्रास हाई कोर्ट बनाया। तो बने तीनों 1862 में ही है, लेकिन बने एक इंटरवल पे, इसलिए 1 2 3 तो हो गया। और 1866 में सर फिर बना है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो 4 हो गए। तो आपको एक तो ऑर्डर याद रखना है कि कौन सा हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट, तो ऑर्डर याद हो गया। फिर 1866 के बाद हम सीधे कहाँ आ गए, 2023, क्योंकि 1950 में जब आए थे तो हमारे पास 14 हाई कोर्ट थे, और हम आ गए 2023 में, तो 14 से आज हमारे पास हाई कोर्ट कितने हो गए, 25। तो एक बात बताइए, 1950 में तो 14 हाई कोर्ट्स हैं, 2023 में आपके पास 25 हाई कोर्ट हैं। तो ये समय के साथ ये जो 11 हाई कोर्ट्स बढ़ाए गए हैं, आप बता सकते हो कि इनको बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? फिर से आप उत्तर दोगे, संसद के पास है।
नए हाई कोर्ट्स को बनाने की जो ऑर्डर है वो संसद ही पास करेगा। एक संविधान संशोधन हुआ था राज्यपाल वाले टॉपिक में, मैंने आपको बताया था। इस संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये तय हुआ था कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा और एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। मतलब होगा नहीं, हो सकता है। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है और एक राज्यपाल भी हो सकता है। ये बात अगर भारत के राष्ट्रपति को ठीक लगे तो। कहानी क्लियर होगी यहां तक की? अगले स्लाइड पे पहुंचिए। सर ये हो गया मेरा हाई कोर्ट। इस हाई कोर्ट में ये हो गए 3 जज और इनमें जो सीनियर मोस्ट है वो हो जाएगा चीफ जस्टिस। इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो यहां पर कितने बागड़ बिल्ले दिख रहे हैं आपको? 3। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश हैं। कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में 1992 में आई गई थी, सॉरी 1993 में आई थी। तो 1993 की कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 न्यायाधीशों की बात कही थी, यहां 2 न्यायाधीशों की बात कही थी। 1998 में कॉलेजियम सिस्टम वहां बढ़कर के 5 हो गया, यहां बढ़कर के 3 हो गया। ठीक है, तो समय के साथ यहां पर ऐड हुआ। तो 1998 से कॉलेजियम के अंदर हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 3। तो ये देखो 3 ही तो बनाए मैंने, ये कॉलेजियम है। इन 3 लोगों का जो 3 सीनियर मोस्ट जज का जो ग्रुप है वो कॉलेजियम कहलाता है। और कॉलेजियम ही हाई कोर्ट के अंदर जज की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी। कौन व्यक्ति हाई कोर्ट में जाएगा? ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट में जाएगा सर जिसने 10 वर्ष के लिए एडवोकेट का काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट में। 10 वर्ष के लिए एडवोकेट का काम किया हो किसी हाई कोर्ट में। तो देखिए यही कंडीशन सुप्रीम कोर्ट में भी जज बनने की है और यही कंडीशन हाई कोर्ट में भी जज बनने की है। या फिर 10 साल के लिए किसी भी वो न्यायिक पद पे रहा हो। न्यायिक पद का मतलब सर ऐसा पद जहां पर लॉ वगैरह की नॉलेज दी जाती है, जो कानून वगैरह व्यवस्था वगैरह होता है उसका ज्ञान दिया जाता है। हम उस न्यायिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। चलो, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी तो ये व्यक्ति के नाम की सिफारिश इन 3 लोगों के पास जाएगी। 3 में से कम 2 लोग हाँ करें, मतलब मेजोरिटी हाँ करें, इसके नाम की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के थ्रू होते हुए कहां जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अब 2 लोगों से चाहे तो बात कर सकता है। प्रेसिडेंट उस राज्य के संबंधित के गवर्नर से बात या फिर सलाह मशविरा कर सकता है और प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी सलाह मशविरा कर सकता है। दोनों से बातचीत करके अगर उसे लगे कि उसकी नियुक्ति सही है तो फिर प्रेसिडेंट उस व्यक्ति की नियुक्ति हाई कोर्ट के जज के रूप में दे देगा। और जो व्यक्ति अभी आज हाई कोर्ट का जज बना है, समय के साथ यही बंदा क्या बन जाएगा? सीनियर मोस्ट जज। सीनियर मोस्ट जज बनते ही ये क्या बन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस बनते ही इसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को शपथ राज्यपाल दिलाता है। ये तो बात होगी आने की। अब बात करते हैं जाने की। ये जाएगा कैसे? सर हाई कोर्ट के जज की सबसे पहले तो सेवानिवृत्ति होगी। सेवानिवृत्त आयु इसकी 62 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट की जज की 65 है। अगर ये अपना इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। कृपया करके ध्यान रख लेना, जिसने नियुक्ति दे रखी हो उसी को इस्तीफा जाता है। तो प्रेसिडेंट ने नियुक्ति दे रखी है, प्रेसिडेंट को इस्तीफा गया। मृत्यु हो जाए, काम खत्म। हटाना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जैसी प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत ही हम हाई कोर्ट के जज को भी हटाते हैं। मतलब सेम इस प्रक्रिया से हम हाई कोर्ट के जज को हटाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सर हाई कोर्ट का जज को हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग जैसी ही है। इसको हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग जैसी ही है।
यहां तक बच्चे किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चलो हो गया, बढ़ो आगे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो जजों के बनाने की जो पद्धति है वो हमने देख ली, उनको लाने से लेकर के हटाने तक की। अब बात करते हैं कि सर क्या ये कंपलसरी है, क्या ये जरूरी है कि कोई भी राज्य की जो राजधानी है, क्या उस राज्य का हाई कोर्ट उसी राजधानी में हो, क्या ये कंपलसरी है? आंसर मिलेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो राजधानी तो उसकी लखनऊ है, लेकिन हाई कोर्ट प्रयागराज में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, बट हाई कोर्ट नैनीताल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी, मैंने गड़बड़ कर दी, अच्छा ठीक है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, लेकिन अगर इसका हाई कोर्ट देखोगे तो जबलपुर में। जिसका हाई कोर्ट है जबलपुर में, इंदौर नहीं है, थोड़ा इंदौर को साइड कर देना, इंदौर यहां आएगा। ये क्यों लिखा है ये समझेंगे। सर एक बार रिपीट करो। क्या रिपीट करना है डियर अशोक दीक्षित? सवाल ये है, अगर इस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि क्या किसी राज्य की राजधानी में उसका हाई कोर्ट होना जरूरी है? आंसर है नहीं, राजधानी से अलग भी हो सकती है। ऐसे ऐसे हाई कोर्ट जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट ना हो, ऐसे राज्य है जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, भोपाल है बट जबलपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, हाई कोर्ट इसका बिलासपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, हाई कोर्ट जोधपुर में। ओडिशा का भुवनेश्वरा, बट हाई कोर्ट कटक में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, हाई कोर्ट एर्नाकुलम में। असम की राजधानी दिसपुर, हाई कोर्ट गुवाहाटी में। अब सर याद कीजिए, दो या दो से ज्यादा राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों का हाई कोर्ट एक ही है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। केरल और लक्षद्वीप का एक ही हाई कोर्ट है, एर्नाकुलम। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा और महाराष्ट्र, इन सब का एक ही है, मुंबई। इन सब का एक ही है, मुंबई। वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार का एक है, कोलकाता। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन सब का एक ही है, गुवाहाटी। ठीक है, आपने सर ये तो बता दिया, लेकिन एक बात ये तो बताओ, ये हरा हरा आपने क्या लिखा? बेटा एक बात बताओ, यूपी एक बड़ा राज्य है, प्रयागराज हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या यूपी के सारे केसेस को अकेला इलाहाबाद हाई कोर्ट ले सकता है? सर थोड़ा मुश्किल लगता है, और ऊपर से यूपी का एक कोने से क्या दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे? लगाने पड़ेंगे। तो काम करते हैं, उसी प्रयागराज हाई कोर्ट की एक शाखा किसी दूसरी जगह पहुंचा दो। होगा तो वो हाई कोर्ट ही, बट वो होगी एक ब्रांच, जिसमें हर व्यक्ति की नियुक्ति वैसे ही होगी जैसे हाई कोर्ट के दूसरे जजों की होती है, लेकिन वो काम करेगा कहां पे? दूसरी जगह। तो है ये दोनों एक, बट ये समझ लो उसका एक दूसरा जुड़वा भाई बना दिया गया। तो प्रयागराज, उस जुड़वे भाई को हम लोग कहते हैं बेंच। जैसे प्रयागराज हाई कोर्ट हो गया, इसकी एक शाखा बना दी गई जिसे हम बेंच कहते हैं इंग्लिश में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बना दी गई लखनऊ में। मध्य प्रदेश की बेंच बना दी गई इंदौर में, इंदौर इज अ बेंच, और इंदौर के साथ साथ ग्वालियर में, इंदौर और ग्वालियर जो है वो इसकी बेंच है। राजस्थान में जयपुर बेंच बना दी गई। उसी तरीके से इन चारों का हाईकोर्ट मुंबई है, तो महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद है,
जिसे बदल करके अब कर दिया गया है संभाजी नगर। संभाजी नगर, तो या तो आप इसे औरंगाबाद बोलिए या संभाजी नगर बोलिए। तो संभाजी नगर और नागपुर में इसकी बेंच है, और इसकी एक बेंच गोवा की राजधानी पणजी में भी बना दी गई है, पणजिम। तो आप देखिए 1 2 3 4, बेसिकली 4 यहां पर सिस्टम खड़ा हो गया। वेस्ट बंगाल और अंडमान की निकोबार की हाईकोर्ट कोलकाता है, लेकिन क्या अंडमान निकोबार वाले हर केस को लड़ने के लिए कलकत्ता जाएंगे? नहीं, तो इसलिए पोर्ट ब्लेयर में भी एक बेंच बना दिया। और असम का तो गुवाहाटी था ही। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनका सर जो राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजोल। सॉरी, मणिपुर को काटना पड़ेगा, मणिपुर नहीं है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, तो यह है गुवाहाटी। मणिपुर काट देना, मणिपुर नहीं है, मणिपुर का तो एक अलग से ही बनाया गया। तो ये बेटा वो हैं जिनकी बेंच है, इनकी राजधानियों में है वो गुवाहाटी, काम करेंगे वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सर शाखाएं जो हैं अलग अलग बना दी गई। तो जो न्याय एक हाई कोर्ट करता है वैसा ही न्याय दूसरे कोर्ट भी करेंगे। यस और नो? यस सर। अब बढ़िएगा आगे। अब हम आखिरी हिस्से पे बात कर रहे हैं न्यायपालिका के, और वो आखिरी हिस्सा है न्यायपालिकी शक्ति। और इस न्यायपालिका में हम जो मेन शक्ति कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। क्या है? यहां देखो, सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियां हैं, जिसमें ये शक्तियों के बारे में मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें एक शक्ति है जिसे कहते हैं आप वास्तविक आधिकारिकता, और इंग्लिश में से आप कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अच्छा, एग्जामिनर सवाल कैसे करेगा समझो। दो राज्यों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए या कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? देखो पहला केस समझो, दो राज्यों के बीच में अगर किसी तरह का विवाद आ जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कैसा विवाद? हरियाणा पंजाब के बीच में वो सतलुज यमुना लिंक का विवाद है कि नहीं है, तो इन दो राज्यों का विवाद कौन करेगा? दो राज्यों का विवाद सर सुप्रीम कोर्ट करेगी, अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाया एक दूसरे से तो। दूसरा पॉइंट, अगर सर दो या दो से ज्यादा राज्यों का विवाद हो तो, दो या दो से ज्यादा, देखो यहाँ 3 राज्यों का विवाद हो गया, तो दो या दो से ज्यादा राज्यों का विवाद हो तो, अब जैसे कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, 4 राज्यों में विवाद का कारण है कि नहीं? तो इसलिए ऐसे विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। और सर अगर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो तो, राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में विवाद हो तो ऐसे विवादों का निपटारा भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए, जब दो राज्यों के बीच में विवाद हो, दो से ज्यादा राज्यों के बीच में विवाद हो, एक तरफ राज्य और एक तरफ केंद्र सरकार, उनके बीच में विवाद हो, तो ऐसे विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए अपनी किस शक्ति का प्रयोग करेगा? तो आंसर करेंगे वास्तविक अधिकारिकता का, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। बढ़िएगा आगे। रिट्स अधिकारिकता, रिट्स निकालने की पावर, ये तो बड़ा सिंपल है। याद कीजिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स निकालता था 5, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट्स निकालता था 5। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की रिट्स अधिकारिकता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स की अधिकारिकता। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 32 पे जाना है, और हाई कोर्ट पे जाएंगे तो हाई कोर्ट की भी शक्तियां भैया। फिर है अपीलीय अधिकारिकता, बेटा नाम से पता चल रहा है अपील, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कहाँ हो जाती है? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट की अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील के बारे में बात कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अपील के बारे में बात कर सकता है। तो अपील को लेना, यही उसकी अपीलीय अधिकारिकता है। फिर आखिरी है, सॉरी नेक्स्ट है सलाहकारी। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे पे सलाह चाहिए,
कि भाई ये सही है गलत है मुझे नहीं पता चल रहा, आप बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ये सलाह किससे मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। फिर सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में उसे क्या देगा? सलाह देगा। और सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट की सलाह देने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? 143। तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सलाह व सहायता करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ सलाहकारी आधिकारिकता है, यह सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसे कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो उसको मानना ना मानना प्रेसिडेंट के पास है, पावर है। फिर है बेटा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। भाई कोई भी कानून जो केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने बनाया है, वो कानून रेलेवेंट है कि नहीं? पहले तो आप ये सोचो, कोई भी कानून जो केंद्र और राज्य सरकार ने बनाया है कि क्या वो कानून भारत के संविधान की इज्जत कर रहा है? कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो जांच करेंगे ना भाई। हमें लगेगा कि गड़बड़ बना रखा तो हम जांच करेंगे। वो जांच करने की जो पावर है उसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशियल रिव्यू। फिर आप कहेंगे सर अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब सर जितने भी केसेस होते हैं ना, सारे केसेस का रिकॉर्ड होता है बकायदा। उन रिकॉर्ड को ही हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जितने भी केसेस होते हैं सबका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो एक तरीके से वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और आखिरी में अन्य। अन्य का क्या मतलब होता है? अन्य का मतलब होता है सर, अन्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कभी चुनाव संबंधी विवाद आ जाए तो उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तीनों के ही पावर, तीनों का ही जो आंसर होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर यहां तक की कहानी? तो आशा करता हूं कि यहां तक के न्यायपालिका के बारे में मैंने आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन फॉर्म में बता दिया है। किसी को दिक्कत हो, दुख हो, समस्या हो तो अपने डाउट ले सकते हैं, वरना आज की कहानी को हम यहीं खत्म करेंगे। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए बच्चे। अगला टॉपिक हमारा इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग या फिर पंचायत